तो बेटा हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं एंड इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहली बात तो कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज, है ना। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेज के लिए। वेरी गुड। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। चलो भाई, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सपोज करते हैं, ठीक है भाई। ये Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्जेज है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है ना। मतलब दो चार्जेज R डिस्टेंस पर है। तो कूलम्ब ने देखा कि अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, अगर लाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बहुत बढ़िया। और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। चलो हम एक काम करते हैं, दोनों को अभी हम सेम नेचर का मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? सेम नेचर। तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा, ठीक है ना। हाँ, इसको ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये चार्ज भी उतना ही फोर्स से इसे रिपेल करेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये और ये दोनों एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज बड़ा है तो बड़ा फोर्स लगाएगा, ये चार्ज छोटा है तो छोटा फोर्स इस पर लगाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये चार्ज इस चार्ज पे F फोर्स लगा रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड F है, तो ये चार्ज भी इस चार्ज पे उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। हाँ, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो बेटा, ये राइट की तरफ है तो ये किधर है? लेफ्ट की तरफ है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये फोर्स जो है, इसके बारे में कूलम्ब ने अपने लॉ में से डिस्कस करा है। इन्होंने बोला है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज, है ना, दो पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। ध्यान रखना, यहाँ Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत सारी किताब में आपको मॉड में लिखा हुआ मिलेगा, मॉड में ऐसे लिख देगा सो दैट बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो। तो वी आर कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, नॉट द नेचर ऑफ चार्जेज। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। हम लोग मॉड नहीं लिखते, बार बार मॉड लिख करके ना मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। हम लोग मॉड नहीं लिखते, हम लोग ये समझ के चलते कि भैया मैग्नीट्यूड है ना। तो आपको कंफ्यूज होगा बच्चों, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। ओके। फिर ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी हम बोलते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत बढ़िया। तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहां पर बेटा दोनों को मिला करके यहां पर लिखा गया है F प्रोपोर्शनल टू, और क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन R²। बहुत बढ़िया, है ना। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां पर बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाया गया और यहां पर एक कांस्टेंट लिखा गया, एंड दिस इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या रखना बेटा कि दो पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है। अभी मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, वेक्टर फॉर्म बताऊंगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। बोलो, क्लियर हो गया? समझ में आ रही भाई? चलो, अब यहां पर क्या है? Q1 Q2 में क्या नेचर रखना है? नहीं रखना है, ओनली मैग्नीट्यूड रखना है। R इज द डिस्टेंस है, ये भी समझ में आ रहा। एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई। ये देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये देखिए कूलम्ब इस बात को अच्छे से जानते थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स
मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है। तो यहां पर बेटा अभी मैंने एयर या वैक्यूम सपोज किया हुआ है ना, इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली shows the electrical property of the medium, यानी दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है, हर मीडियम का अपना एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज शोन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अभी एयर है तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, है ना, एयर या वैक्यूम भी बोल सकते हैं, एयर और वैक्यूम। तो ध्यान देना यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है। यानी कि अभी हमने क्या सपोज किया बेटा कि दो चार्जेस के बीच में एयर है या फिर वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी सेम रखनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहां एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसकी बातें हम अभी करेंगे, वहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, वहां सिर्फ लिखते हैं एप्सिलॉन। तो वो मैं बात अभी करूंगा, अभी मैं पहले एयर मान के चल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है भाई। चलो अब यहां पर इसकी जो वैल्यू है बेटा उसे हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। और क्या होगा ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट होती है बेटा, देखिए एप्सिलॉन नॉट को उठा के इधर लाएंगे, फोर्स को उठा के इधर लाएंगे, तो कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट बहुत बेसिक बात है, इसको नहीं भूलना। 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो देख चुके हैं। अच्छा हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बार बार एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं तो बहुत लेंदी जाता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसे याद कर लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू टोटल सॉल्व करने के बाद कंप्लीटली हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आई थिंक ये सारे स्टूडेंट इसको ध्यान दे रहे होंगे, ये आपको बार बार यूज करना होगा। 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अच्छा कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब हम बनाते हैं, देखिए आप थ्योरी बेसिक कंसेप्ट ठीक से सीखिएगा तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा। चलो अब ये तो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो कूलम में ना हो, स्टैट कूलम। याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको सीजीएस यूनिट बताया था बेटा कि स्टैट कूलम होती है सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्ज। चलो भाई, तो अगर स्टैट कूलम होगा या फिर ईएसयू भी होगा, ये भी मैंने बोल रखा है, तो ईएसयू में चार्जेस गिवन होंगे और डिस्टेंस जो है आर वो ऐसा यूनिट में ना हो कि वो भी सीजीएस यूनिट में होगा, यानी सेंटीमीटर में होगा। उस केस में 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये होता है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टैट कूलम स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सीजीएस यूनिट में सारी वैल्यूज यहां लिखी गई होंगी तो 1/4 एप्सिलॉन को 1 कर लेना। सो वी गेट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ डाइन, यानी फोर्स हमें किसके टर्म्स में आएगा, डाइन के टर्म्स में आएगा। बोलो क्लियर हो गया। देखिए ये बेसिकली कूलम्स लॉ में फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए ये लॉ दिया गया था, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस्तेमाल होगा। और एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कोई स्टूडेंट नहीं भूलेगा भाई, ठीक है। चलो भाई यहां तक तो हमने देखा, इसके आगे देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ में। अब हम लोग ऐसा करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले हम पॉइंट वाइज इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला पॉइंट उठाया, चलो भाई मान लो लेट अस सपोज इफ ये दो पॉइंट चार्जेस है बेटा Q1 और Q2 और इसके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आया। अच्छा बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे बोले सर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं आप इसे ना, तो समझो भाई ध्यान से समझो। देखिए
जो मीडियम होता है, ध्यान से समझो, देखिए जो मीडियम होता है बेटा, जो मीडियम होता है उसे आप दो पार्ट में समझ सकते हैं, है ना। मीडियम जो होता है वो दो पार्ट में समझ सकते हैं। एक होता है कंडक्टिंग मीडियम, चलो भाई, एक होता है कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, एक होता है कंडक्टिंग मीडियम और एक होता है इंसुलेटिंग। इंसुलेटर तो सब लोग जानते हो भाई, तो इंसुलेटिंग मीडियम। अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है भाई, एक होता है कंडक्टिंग मीडियम, होता है इंसुलेटिंग मीडियम। ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो बोलते हैं सर इंसुलेटर में कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो पोलराइज हो सकते हैं। द इंसुलेटिंग मीडियम विच कैन बी पोलराइज। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। वो इंसुलेटर जो पोलराइज हो जाता है उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का ही पार्ट है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसे डाइलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं, अगर उसे एक्सटर्नल फील्ड में या किसी चार्ज के पास रखते हैं तो उसमें ना पुअर इंडक्शन, वेरी वेरी पुअर इंडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। सो उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो बेसिकली आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे वो पोलराइज होगा, तभी तो इनके बीच का फोर्स बदलेगा। अगर आप प्योर इंसुलेटर रखोगे जो डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं तो वो फोर्स को चेंज ही नहीं करेगा, जो एयर में वही वहां हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इंसुलेटिंग का ही एक हिस्सा क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, विच कैन बी पोलराइज, विच कैन बी पोलराइज, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक, विच कैन बी पोलराइज। तो मेरे ख्याल से आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में यहां तक समझ में आया होगा। तो डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर है जो पोलराइज हो सकता है। चलो भाई ठीक है, हम लोग डाइलेक्ट्रिक यहां तक तो समझ गए। अब यहां पर समझते हैं, तो लेट अस सपोज यहां पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पर दोनों चार्ज के बीच में लाया। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाया ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है भैया। चलो भाई, तो दो चार्ज के बीच में एयर नहीं रहा, यानी वैक्यूम नहीं है, अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो अब भी दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो जो फोर्स होगा, है ना, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना होगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन के फुट में जब 0 लग जाता है तो वो एयर की परमिटिविटी शो करता है, यानी वैक्यूम की परमिटिविटी शो करता है। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा बेटा, एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, फुट में 0 नहीं लगाना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा अब फोर्स। यानी कूलम इस बात को जानते थे कि दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज, केवल और केवल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ इसके साथ साथ बीच में कैसा मीडियम है इस बात पर भी डिपेंड करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आ गए तो जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। Where epsilon is what? मैंने बोला था हर मीडियम की अपनी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ध्यान देने वाली बात ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है बेटा। हमें इसकी वैल्यू याद नहीं रखनी है, हमें इसकी वैल्यू बिल्कुल याद नहीं रखनी है, क्योंकि हर मीडियम के लिए, हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन अलग अलग होगा, इसलिए इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आपको समझ में आएगा, अभी आपको जस्ट अगले पॉइंट में मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे करना है इसे, ठीक है। तो एप्सिलॉन हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मेरे ख्याल से दो चार्ज के बीच में अगर कभी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको भी बोलना होगा, एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड एप्सिलॉन इज व्हाट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। शॉर्टकट में लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। चलो ठीक, अब यहां पर द नेक्स्ट पॉइंट इज, सुनिएगा बेटा, कूलम्ब्स लॉ में इसे मैं मिटा रहा हूं। चलो भाई, अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है ये समझो। यहां पर बेटा
एक टर्म डिफाइन किया गया है जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? चलो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, समझ में कि सर को इंग्लिश नहीं आ रही है, स्पेलिंग नहीं गलत कर रहा है, स्पेलिंग ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं थोड़ा सा ठीक से लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, चलेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी। चलो भाई रिलेटिव परमिटिविटी है ना, चलो ठीक है ना। तो पहली बात ये टर्म आपको समझना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे बेटा आप के या एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। एप्सिलॉन के फुट में क्या लिखना है? आर। एप्सिलॉन के शब्दों में आर लिखना है, ठीक है, समझ में आ रही है? चलो के और एप्सिलॉन आर, के क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन आर यानी वही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो या रिलेटिव परमिटिविटी। कंफ्यूज मत होना, बात पे तो कंफ्यूज जाते हो। चलो क्या है इसकी डेफिनेशन, अभी हम लोग आगे भी सीखेंगे, कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी करेंगे। अभी हम लोग सिंपली डेफिनेशन इसका देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें याद रखना पड़ेगा कि K इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और आपको ये जानना पड़ेगा कि फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए K इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी K हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, फॉर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए ध्यान देना बेटा, एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू आपको 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। K की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1 रखना है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। फिर सुनो बेटा, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम यानी दोनों चार्ज के बीच में कंडक्टिंग मीडियम हो जाए, मीडियम कंडक्टिंग हो जाए, उस केस में K की वैल्यू को इन्फिनिटी याद रखना है, वेरी लार्ज। K टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ी हो जाएगी वैल्यू। एंड फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और अनदर किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, अनदर किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बेटा K की वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ी रहेगी। तो K इक्वल टू 1 किसके लिए? एयर या वैक्यूम के लिए। बहुत बढ़िया। और कंडक्टिंग मीडियम रहेगा तो क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बोलेंगे। और किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे आपने सुना होगा वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या होता वाटर का? 81 होता है ना, 81 होता है। तो यहां पर देखिए फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम K इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आप यहां पर जरा गौर करें तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बार बार यूज होगा। अच्छा देखिए क्या होगा, एप्सिलॉन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू K। ये देखिए ये हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे, है ना। जब भी किसी दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाएगा तो वहां पर फोर्स के फॉर्मूले में एप्सिलॉन आता है, उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में इस तरह से लिख लेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाता है और फिर पूछा जाता है फोर्स का फॉर्मूला। चलो देखो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे हम लोग फॉर्मूला रिड्यूस करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो भाई अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग दो चार्ज के बीच में अगर मीडियम एयर से अलग हो तो फोर्स कैसे और रिड्यूस कर सकते हैं, देखना सब लोग। जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज मैं आपसे कहूं कि दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है भाई, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया भाई। चलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है भाई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक। चलो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बोला K है, ठीक, ये K इज द डाइलेक्ट्रिक, यही क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा फोर्स फाइंड करो। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए लिखते थे? एयर के लिए। कोई दूसरा मीडियम होता तो उसके लिए क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, इनटू क्या होता है बेटा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स है। अब मैंने आपको बताया एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो इस फोर्स को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं,
1/4πε0 इंटू के। देख रहे हो, अगर दो चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम है, एयर से कोई डिफरेंट मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, एयर के लिए 1/4πε0 के नहीं लिखते थे, ε0 में या के का मल्टीप्लाई रखना है, ε0 को के उसके साथ मल्टीप्लाई में रखना अगर कभी भी एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो। ये देखो पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, Q1 Q2/r²। समझ में आ रही बात? तो देखिए ये जो होता है, अगर कभी भी एयर के अलावा कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए दो चार्ज के बीच में, तो फोर्स का ही फॉर्मूला लिखना है, F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। मैं सिंपली रफली आपको एक बात बताता हूं, अगर कभी एयर में हो तो आपको क्या लिखना है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 लिख देना है, Q1 Q2/r²। ठीक है, और किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है बेटा, इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखना है, 1/4πε0 के। देखो ध्यान दो, एयर में के नहीं आया, के की वैल्यू समझ लो 1 हो गई, लेकिन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या ε0 में के का मल्टीप्लाई रखना है इनटू Q1 Q2/r²। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दो चार्ज को अगर किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स कैसे हम लिखते हैं। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, अगर आप मेरे लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो तो आपको बहुत आसान लगेगा। 1/4πε0 की वैल्यू हमें याद रखनी है, कितना बताया था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट के साथ सब कुछ याद रखना है। चलो भाई, ये वाला पॉइंट तो हमें मीडियम में समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग जरा गौर करें बेटा, अगर हम लोग गौर करें, ध्यान देना, तो कूलम्स लॉ में अब हम लोग ये समझते हैं बेटा कि अगर कभी भी नेक्स्ट पॉइंट इस कूलम्स लॉ में है कि सपोज दैट अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि लेट अस सपोज ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, अगर आपसे ये कहे कि इन दोनों के बीच में अभी एयर है या वैक्यूम है एंड सेपरेशन इज R, चलो भाई ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं थ्योरी में डील कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो दो चार्ज अभी एयर में है R सेपरेशन पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि वही दो चार्जेज हैं और उसी सेपरेशन पे है लेकिन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अब बोलेगा कि फोर्सेस का रेशियो बताओ ना, एयर में फोर्स और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स का रेशियो बताओ। मैंने जो आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया उस फॉर्मूले को अगर आपको याद हो तो आप इस सिचुएशन को बहुत आसानी से डील कर सकते हो। चलो देखते हैं, एयर में फोर्स को F एयर लिख लेते हैं। तो बताओ बेटा, जब दो चार्जेज एयर में होंगे तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखेंगे। बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड, जो बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। अच्छा, जब दो चार्जेज डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, F मीडियम लिख देते बेटा, ठीक है ना। कितना लिखेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी समझाया था फॉर्मूला, क्या लिखना, 1/4πε0 और इसी में इंटू में क्या रखना है, K, जहां ε0 है वही में इंटू में K करना है आपको, ये ध्यान देने की बात है। Q1 Q2/r², बहुत बढ़िया। अब इनका रेशियो सॉल्व करना है, तो चलिए भाई रेशियो सॉल्व करते हैं। F मीडियम अपॉन F एयर, हम लोग रेशियो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है कितना, उसकी वैल्यू करते हैं 1/4πε0 के Q1 Q2/r² अपॉन 1/4πε0। अब एयर वाला जो फॉर्मूला वो रख रहे हैं यहां पर, है ना, Q1 Q2/r²। तो यहां पर बेटा जो कैंसिल हो उसे कैंसिल आउट कर लेंगे, Q1 Q2 इससे कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, 4πε0 से 4πε0, क्या बचा, सिर्फ K बचा 1/K। तो देखिए 1/K आ गया। सो हम लोगों ने ये देखा कि अगर मीडियम में फोर्स निकालना हो, है ना, अगर चार्जेस सेम सेपरेशन में रखें, R डिस्टेंस में रखें, F एयर ऊपर जाएगा तो F एयर अपॉन K। देखिए ये बहुत जरूरी बात है, ये हमें याद रखना चाहिए कि एयर में जितना फोर्स लग रहा है उसका 1/K टाइम्स मीडियम में होता है, यानी K टाइम्स डिक्रीज कर जाता है मीडियम में फोर्स।
आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर हो गया? एक बार फिर से इसे देख लेना, समझ लेना दोबारा, सब याद रखना। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलती है, हेल्प मिलता है, तुरंत क्वेश्चन बन जाता है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझना। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अब ये फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं पॉइंट वाइज, और देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूं जिससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए, आपको लगे कि हाँ सर ने ऐसा डिस्कस जरूर करा है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया चलो ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि दो चार्ज Q1 और Q2 अभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे, मेरी बात ध्यान से सुनाई दे रही है ना? हाँ ध्यान से सुनना भाई। तो दो चार्ज है Q1 और Q2 और अभी ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है भाई, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सपोज दैट इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। अब देखो इनके बीच के सेपरेशन को अभी हम T सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? T। वेरी गुड। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि सर एयर में कितना सेपरेशन इन चार्जेस को रखें सो दैट फोर्स बिकम्स सेम, यानी एयर में कितना डिस्टेंस पर इन दो चार्जेस को रखें ताकि फोर्स सेम लगे। जितना फोर्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लग रहा है उतना ही फोर्स एयर में लगे। समझ में आ रही मेरी बात? चलो तो पहले हम काम करते हैं। लेट अस सपोज यहां पर Q1 Q2 को एयर में मैंने r डिस्टेंस पे रखा एंड वी हैव टू सॉल्व r। हमें क्या सपोज सॉल्व करना है बेटा? r सॉल्व करना है। ठीक से देख रहे हो, पूरा कंसंट्रेट करके फोकस करके इस वीडियो को देखते रहना। तो Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r एंड वी हैव टू सपोज सॉल्व दिस r। हमें r को सॉल्व करना है कि एयर में कितना डिस्टेंस पे रखे ताकि फोर्स जो एयर में लग रहा है वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लग रहा है। चलो भाई, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ लग रहा है उतना ही दो चार्जेस के बीच में फोर्स एयर में भी लग रहा है। तो चलो अब हम इसमें इक्वेट करते हैं दोनों फोर्सेस को और फॉर्मूला लगाते हैं जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, कूलम्ब्स लॉ। किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कूलम्ब्स लॉ कैसे लिखेंगे? 1/4πε0K। बताया नहीं बताया? Q1 Q2 अपॉन एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, बताओ डिस्टेंस कितना है? T है। कितना है? T। तो T स्क्वायर, आ रही बात समझ में? T स्क्वायर। और अब एयर में देखो यहाँ एयर है तो कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल है यार, कुछ थोड़ी ना है। मीडियम में फोर्स एंड एयर में फोर्स, इक्वेट कर दिया, फॉर्मूला तो अभी बताया था। चलो काटापीटी करते हैं। 4πε0 से 4πε0, Q1 Q2 से Q1 Q2, क्या बचेगा बेटा? इधर 1/k इंटू टी स्क्वायर आएगा और इधर क्या आएगा? 1/r स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो r स्क्वायर ऊपर आ गया, के टी स्क्वायर भी ऊपर आ गया। r स्क्वायर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो r बराबर क्या होगा? t√k। यस, दिस इज द फॉर्मूला। देखो कितना सही है, कितना सिंपल है कि अगर t डिस्टेंस पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दो चार्ज रखे हैं तो एयर में कितना डिस्टेंस होगा? तो T√k। T√k बहुत सिंपल है, बच्चे याद रख लेते हैं भाई। T√k होगा फॉर्मूला। हो गई बात समझ में? आ गई? बोलो नहीं आया? आ गया भाई, आ गया, आ गया। सिंपल है, सिंपल है। चलो तो हमने ये भी पढ़ लिया कि भैया कैसे मीडियम में हम फोर्सेस को डील करते हैं ना। चलो अब जो इसमें बेटा सबसे पहली बात, अब हम लोग यहां पर देखें अब हम लोग यहां पर देखें तो अब यहां पर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? वेक्टर फॉर्म देखेंगे। चलो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत ही सिंपल है भाई, है ना, इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म। है बहुत सिंपल, परेशान मत हो जाना, है बहुत ही सिंपल वेक्टर फॉर्म, है ना। कैसे वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म में भी डायरेक्शन लिखने का आइडिया मिल जाएगा। चलो भाई वेक्टर फॉर्म समझते हैं। देखो कैसे करते हैं। माना कि ये एक्स एक्सिस है, माना कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। चलो अब यहां पर ये क्या है? Q1 है, वेरी गुड। और ये क्या है? Q2 है भाई, बहुत बढ़िया। ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक। इनके पोजीशन वेक्टर तो लिख लो। ओरिजिन से इस तक वेक्टर खींचा और ये हमारे पास है R1 वेक्टर, ठीक है बेटा। चलो और ओरिजिन से यहां तक खींच लो तो दिस इज R2 वेक्टर, वेरी गुड।
चलो भाई घबराना नहीं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 फ्रॉम द ओरिजिन है। चलो और इनको मिला दो, ऐसे करके मिला दिया भाई, चलो ठीक है भाई। अब अगर मैंने कहा कि भाई इस पे फोर्स बताना है तो भाई काम करते हैं, लेट हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि Q1 इंटू Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, नेचर के साथ लेना भाई, नेचर के साथ। अभी मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ रहा है, पूरा वेक्टर फॉर्म पढ़ रहा है, सो दोनों चार्जेस के नेचर भी कंसीडर किए जाएंगे, कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो सेम नेचर के होंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा प्लस, अगर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस भी क्या होगा प्लस, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम नेचर का चार्ज है, दोनों सेम नेचर का चार्ज है। तो अगर हमने सेम नेचर का चार्ज लिया तो चलो भाई ठीक है, कैसे लिखोगे सर, तो हम बोलेंगे चलो ये Q2 इस Q1 को अलोंग द लाइन, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग फोर्स लगेगा। देखो ऐसे ये Q2 इस Q1 पे फोर्स इधर लगाएगा, ये Q1 इस Q2 पे फोर्स अलोंग द लाइन इधर की तरफ लगाएगा। ये देखिए फोर्स इधर इधर लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मान लीजिए इस फोर्स को हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फोर्स को लिखते हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन। क्या मैंने बोला इस फोर्स को, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। एंड इसको क्या बोला बेटा, फोर्स ऑन, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, R12 वेक्टर है ना। देखो पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, वेक्टर में खूब पढ़े भाई, पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, R12 वेक्टर का मतलब क्या होता बेटा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर R2 वेक्टर मालूम रहेगा, या पुट कर लोगे तो ये निकल गया। चलो भाई तो डिस्टेंस निकालना मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब यहां से तक सेपरेशन, यानी मॉड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर। देखो R12 वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड लेंथ, ये देखिए का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद डायरेक्शन लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, अब हमें डायरेक्शन क्या लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। और इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, यस यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख लो, वी हैव द डायरेक्शन, यानी R12 कैप, बहुत बढ़िया, R12 कैप। नहीं आया, पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, उसका यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है इसमें, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 है ना, अपॉन R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इनटू, और R12 वेक्टर की वैल्यू भैया कैप है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया, यानी R12 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है भाई, देखो मैंने लिख दिया, कितना सिंपल है, सिंपल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अक्सर लोग बोलते हैं सर वेक्टर फॉर्म बहुत टफ होता है, कुछ नहीं टफ होता है यार, ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। हाँ सिंपल तो है कहानी, बोलो क्लियर हो गया तक। चलो इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो भैया ये जो मेरा कहानी आ गया यहाँ तक, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मेरी कहानी आ गई यहाँ तक, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, थोड़ा इधर से लिखता हूं जगह बन जाएगी, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर और ये 1 है, पावर में 3 आ जाएगा, तो F12 वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ R12 का Q, है ना, R12 का Q, देखो, और ऊपर R12 वेक्टर क्या सिखाया था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो देखिए ये जो है कहानी, दिस इज द मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल कहानी है, कुछ नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। बोलो सबके समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, आसान है ये फोर्स का। इसमें ध्यान देने की बात ये है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर होता है, ठीक है ना, यानी कि दो चार्ज एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट। तो नेगेटिव साइन कैसे करेगा बेटा, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के
अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया बेटा। हम लोग जो है कुलम्स लॉ पढ़ चुके हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुलम्स लॉ के क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसके बाद देख लेंगे कि कुलम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।